हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के बारे में। तो जानेंगे कि ये रिपोर्ट एक्चुअली में कहती क्या है एंड इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया एक्चुअली में क्या और हम डेटा डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ्स इटसेल्फ एंड कुछ एडिशनल चीज़ें जो इस रिपोर्ट ने हमें बताई। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो जनरली भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि बहुत सिंपल सी बात है कि इसे पब्लिश कौन करता है। इसे पब्लिश करते हैं जॉइंटली IHT अलॉन्ग विद ILO, राइट। IHT है हमारे पास इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट अलॉन्ग विद दैट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम ILO की जब बात करते हैं हमें पता है यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पे लेबर फोर्स को लेकर पर्टिकुलरली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। विद रिस्पेक्ट टू IHT जब हम बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट को इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1998 एंड इसको इस्टेब्लिश किसके तहत किया गया था? आयल के द्वारा। तो अभी आयल क्या है? आयल इज इंडियन सोसाइटी फॉर लेबर इकोनॉमिक्स, राइट। तो इसके अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड ये थर्ड एडिशन है ऑफ द सर्वे दैट इट हैज रिसेंटली लॉन्च विद रिस्पेक्ट टू द डेटा। तो जब हम डेटा की अब बात करते हैं तो ये बेसिकली दोनों डेटाज जो हैं या ये दोनों इंस्टीट्यूट्स जो है वो डेटा डिराइव कहाँ से करते हैं? NSS से, दैट इज नेशनल सोसाइटी फॉर सर्विस से। इसके अलावा दूसरा आता है हमारे पास पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इसके थ्रू ये जो डेटा है डिराइव किया जाता है, यानी कि ये दोनों की दोनों बॉडीज जो भी डेटा प्रोवाइड करती हैं उसके बेसिस पे ILO अलॉन्ग विद IHT मिलकर ये डेटा जो है बनाते हैं, ठीक है। सो इनका सोर्स जो है बेसिकली NSS हो जाता है एंड PLFS इनका सोर्स है फॉर डेटा। इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिनको ध्यान में रख के ये रिपोर्ट निकाली जाती है इज बेसिकली बेस्ड ऑन 7 इंडिकेटर्स, जिसमें इंक्लूड किया जाता है जो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स है एम्प्लॉय किए जाते हैं इन रेगुलर एंड फॉर्मल वर्क। यहाँ पे कैजुअल लेबर्स को भी अब इंक्लूड किया जाता है एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको भी इंक्लूड किया जाता है एंड वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितना है एक पॉपुलेशन का इंडिया के अंदर उसको भी इंक्लूड किया जाता है एंड एवरेज मंथली अर्निंग्स कैजुअल लेबर्स की कितनी होती है वो इंक्लूड की जाती हैं। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है सेकेंडरी एंड अबव एजुकेटेड यूथ का वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है एंड यूथ नॉट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन और ट्रेनिंग, यानी कि बिल्कुल ही खाली जो बैठे हुए हैं हमारी यूथ जो कि हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को ओवरऑल अगर हम देखें ऐड ऑन करता है उनके बारे में भी यहाँ पे जो है एज एन इंडिकेटर में उनको यूज़ किया जाता है। इसी के बेसिस पे डेटा जो है डिराइव किया जाता है। तो ये रिपोर्ट को लेकर कुछ ऐसी बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज हैं इन्होंने जो यूज़ की हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओवरऑल जल्दी से इसको देखेंगे, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे। जब हम एक्टिविटी स्टेटस की बात करते हैं, एक्टिविटी स्टेटस नाम आपको क्या देता है कि कौन कितना एक्टिवली कितना काम पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग है। तो इनमें वर्किंग या एंगेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसको हम काम कहते हैं बेसिकली कि कोई जॉब कर रहा है, किसी भी तरह की जॉब हो सकती है वो, उनको इंक्लूड किया जाएगा। या फिर जो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि काम में एंगेज नहीं है, यानी कि जिनके पास एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं भी है पर वो टैंजिबल एफर्ट्स कर रहे हैं कि उनको काम मिल जाए, ठीक है, वो एक्टिविटी स्टेटस के अंडर आएगा। तीसरी चीज कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि अनएम्प्लॉयड पे तो है बट वो अब अवेलेबल भी नहीं है वर्क के लिए। तो 3 कैटेगरीज हमारे पास एक्टिविटी स्टेटस के लिए होती हैं, राइट। तो इसको एक ऐसे एग्जांपल से देखते हैं कि हम कोई भी अब अपनी एक्टिविटी फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना, तो एक्टिविटी में डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं ना कि लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, कौन सी पोस्ट आपने सेव की। तो इसी तरीके से जब एक्टिविटी स्टेटस आप निकालोगे जिसके बेसिस पे डेटा डिराइव किया जाएगा उसके अंदर आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं? वो लोग जो कि काम पे जा रहे हैं, वो लोग जो काम पर नहीं जा रहे हैं बट काम ढूंढ रहे हैं, वो लोग जो काम पर नहीं जा रहे हैं और काम करना भी नहीं चाहते हैं। तो ये तीनों तरह के लोग होंगे ना, उसी के बेसिस पे तो आप डेटा निकालेंगे। दूसरी चीज यूजुअल प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस। अब ये बेसिकली जब डेटा निकाला गया है जिस पीरियड का उससे 1 साल पहले का जो डेटा है लास्ट 365 डेज है ना। अब ये जो रिपोर्ट है बेसिकली हमें 2000 ऑनवर्ड्स 2022 तक का डेटा देती है, राइट। सो ये लास्ट 365 डेज होंगे, मतलब 1999 ऑनवर्ड्स जो लास्ट आप कह सकते हो 1999 का जो साल है वहाँ का डेटा या जिसका भी बेस इफेक्ट यहाँ पे लेकर चल रहे हो उस चीज़ को या उन दिनों को यहाँ पे कंसिडर करके चलेगी।
ठीक है, कि लास्ट 365 डेज विद रिस्पेक्ट टू एन एक्टिविटी स्टेटस ऑफ द यूथ, राइट, उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द 365 डेज प्रीसीडिंग द सर्वे इंटरव्यू इज कंसिडर्ड द यूजुअल प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस ऑफ अ पर्सन। ऑब्वियसली बात है ना कि अगर हम 2000 का डेटा भी ले रहे हैं फॉर द ईयर 2000, अगर हम डेटा कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर आप जनवरी में डेटा कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो उससे पिछले साल का डेटा ही तो आप लेंगे कि आप लास्ट ईयर काम करते थे कि नहीं करते थे। आने वाले साल में मैं कैसे बता सकता हूँ या बता सकती हूँ कि मैं जॉब करूंगी या नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो लास्ट 365 डेज यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। देन सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस, इसमें पर्टिकुलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं 30 डेज, लास्ट 30 डेज में किसने कैसे काम किया, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास यहाँ पे स्टेबल इनकम नहीं है। कोई दिहाड़ी पे भी काम करता है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअली भी काम करता है, किसी के पास स्टेबल जॉब है, किसी का बिजनेस है। हो सकता है किसी ने बिजनेस जो है वो लास्ट 30 डेज में शुरू किया हो, पिछले आप कह सकते हो 11 मंथ्स में, वो उससे पहले अनएम्प्लॉयड था, है ना। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर किया गया है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस। देन कम्स हमारा यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस, यानी कि वो सारे व्यक्ति जो कि यूजुअल प्रिंसिपल एक्टिविटी एंड सब्सिडरी एक्टिविटी में इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि 30 डेज प्लस 365 डेज वाले जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे हम यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस के अंडर इंक्लूड कर देते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट बाय करंट वीकली स्टेटस, ठीक है, करंट वीकली, अब हमने ईयरली पे आ गए, फिर हम मंथली पे आ गए, अब हम वीक की बात कर रहे हैं कि जिसने पिछले हफ्ते में एटलीस्ट 1 घंटा तो काम किया हो, ठीक है। यहाँ पे दिहाड़ी वाले लोगों के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है, तो उसको हम अब CWS या एम्प्लॉयमेंट बाय करंट वीकली स्टेटस के थ्रू डिनोट करते हैं। देन वर्कफोर्स, दैट इज वर्कर्स और एम्प्लॉयड पर्सन्स, ठीक है, कि अब ऐसे व्यक्ति जो किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो बट उन्होंने काम नहीं किया है ड्यू टू इलनेस, हो सकता है बीमार हो गया या किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी या मिसहैपनिंग जो उनके साथ हुई हो, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, राइट। देन लेबर फोर्स, पर्सन हु आर आइदर वर्किंग और एम्प्लॉयड और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क फॉर एम्प्लॉयड कॉन्स्टिट्यूट द लेबर फोर्स, कि एक्चुअली में जो काम कर रही है, करना चाहती है। बेसिकली हम इसको बोलते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट रेट हमारा क्या है, कि लेबर जो कि काम कर रही है या काम करने के लिए विलिंग भी है, उसको हम लेबर फोर्स बोलते हैं। इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में भी हम यही बोलते हैं, है ना, कि पीपल दोज हु आर वर्किंग और आर विलिंग टू वर्क, राइट। तो अनएम्प्लॉयड की बात करते हैं, जिनके पास काम नहीं होता है बट सॉट टू वर्क थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, या किसी तरीके से भी वो काम यहाँ पे करना चाहते हैं, उनको हम अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। सिमिलरली हमारे इको वाला जनरल कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है ना कि अनएम्प्लॉयड वो हैं कि जो काम करना चाह रहे हैं बट काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन LFPR, जो कि मेजरली आप यहाँ पे देखेंगे कि रेट है कि परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द लेबर फोर्स, कि कितनी हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी कि कितनी वो पॉपुलेशन है जो कि अब काम कर सकती है बट उसमें से कितनी यहाँ पे काम कर रही है, उसको हम लेबर फोर्स बोलेंगे। कि अगर हमारे पास 100 बंदे हैं जो कि उस एज ग्रुप में हैं, जो काम करना चाह रहे हैं या काम कर सकते हैं, नॉट चाह रहे हैं, काम कर सकते हैं, बट उनमें से सिर्फ अब 20 लोग ही काम कर रहे हैं, तो वो 20 को हम लेबर फोर्स मानेंगे, राइट। देन वर्क पॉपुलेशन रेशो, के ऐसा रेशो ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है, कि जो एक्चुअली में यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, जो काम करना चाह रहे हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा, उसका जब हम रेशो निकालते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आ जाता है। देन यहाँ पे हम बात करें कि जो ये रिपोर्ट है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। पहला ऐसा पॉइंट है कि इमर्जिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा तो नहीं है ना कि अब कोई भी इकोनॉमी चलती रहती है वो अब रेगुलर बेसिस पे सेम ही रहेगी, ऐसा तो नहीं होता है। इनिशियली इंडिया जो है एग्रीकल्चर मेजरली प्रैक्टिस करती थी, राइट। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर में अब ज़्यादा हमारा काम है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतना काम नहीं है, तो अब एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ भी इंडिया बढ़ गया। तो पहले का ट्रेंड कुछ और था, अब कुछ और है, तो उसी इमर्जिंग ट्रेंड को ये बताएगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो है कि उसी एम्प्लॉयमेंट पैटर्न जो कि आजकल चल रहा है या रिक्वायर्ड है इन द कमिंग फ्यूचर, या जो आ सकता है, उसके अंदर आपको यूथ जो है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनके एजुकेशन या उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो ये रिपोर्ट आपको बताएगी। तो देखते हैं क्या फाइंडिंग्स क्या है बेसिकली रिपोर्ट की, ये तो थी,
अब मोटी मोटी बातें, अब बात करते हैं एक्चुअली में फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की। पहली फाइंडिंग जो है यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर है, क्योंकि हमने इंडिकेटर्स में देखा था यहाँ पे यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर क्या क्या चीजें निकल के आई। बाकी चीजें छोड़ो, सबसे पहले ये वाला हम देखते हैं कि ग्राफ हमें क्या कह रहा है। कि डेटा हमें दिया गया है शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ सेकेंडरी और हायर इन टोटल अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, यूपीएसएस। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2000 का डेटा और 2022 का डेटा परसेंटेज के अंदर, राइट। बिलो प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट एंड अबव। ठीक है, तो अब अगर अभी के ट्रेंड के हिसाब से हम देखें ग्रेजुएट एंड अबव में हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कंसिडरेबली ज़्यादा है 2022 के डेटा को अगर हम 2000 के साथ कंपेयर करें। ठीक है, अब सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंसिडरेबली थोड़ा सा कम हुआ है। देन सिमिलर तरीके से यही ट्रेंड हमारे पास चल रहा है एलिमेंट्री को लेकर, एंड सिमिलर तरीके से हमारे पास ये बिलो प्राइमरी की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 2000 में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एज कम्पेयर टू 2000। यहां से एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हमने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी लागू किया था, हमने तो राइट टू एजुकेशन में भी अमेंडमेंट की थी कि कंपल्सरली अब 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देनी है ना। फिर हमने ये इम्प्लीमेंटेशन कर दी थी कि 14 ईयर्स तक कोई काम नहीं करेगा। 14 ईयर्स से कम वाले फिर प्राइमरी एजुकेशन वाला यहाँ पे क्या पॉइंट हमें डिनोट कर रहे हैं, ये चीज जो है वो क्या यहाँ पे डिनोट कर रही है। एलिमेंट्री छोड़ो, बिलो प्राइमरी की बात करते हैं यहाँ पे। ये डेटा ये शो कर रहा है कि अभी के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बिलो प्राइमरी की ज्यादा है। दैट मीन्स कि अभी तक वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला जो पॉइंट है जहां पे हमने कंपल्सरी एजुकेशन की बात की थी, दैट इज लैकिंग समवेयर। ठीक है, वो चीज तो है। उसके अलावा रिपोर्ट ने हमें क्या फाइंडिंग्स दी हैं, ठीक है, वो तो हमने देख ही लिया कि ग्रेजुएट एंड अबव ग्रेजुएट की जब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस टाइम पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2000। ठीक है, जो ईयर था 2000 का। ठीक है, आफ्टर दैट जब हम बात करते हैं ग्रेजुएट एंड अबव सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी की विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन स्टेटस, तो हमें ये देखने को मिलता है कि अब एज कम्पेयर टू अदर जो सिचुएशंस हैं उस हिसाब से ग्रेजुएट एंड अबव जो है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है धीरे धीरे वो कम हो रहा है। वेयरएज जब हम सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी की बात करते हैं उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कंसिडरेबली बढ़ रहा है। ये सोल डेटा है ऑफ द ईयर 2022। यही चीज यहाँ पर भी लिखी गई है इन पॉइंट्स में। ठीक है, आफ्टर दैट शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ सेकेंडरी और हायर इन टोटल अनएम्प्लॉयमेंट ईयर्स विद रिस्पेक्ट टू यूपीएसएस की जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में जब हम कंसिडर करते हैं ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में कितना रोल है, कि कैसे हम बोल रहे हैं या क्यों हम बोल रहे हैं कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में हमारे पास क्या है कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे पास टोटल 88.6% था, है ना, 2000 ईयर में। अब वो 54.2% ही लोग ऐसे थे जो सेकेंडरी में थे बट वो अनएम्प्लॉयड थे। तो यहाँ पे अराउंड 30 या 29 से 28% के बीच में हमें दिख रहा था कि वो डिफरेंस था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अबव हमारा जो ग्रुप है ऑफ ग्रेजुएशन उससे ज़्यादा था, है ना। तो ये जो अब आप गैप देख रहे हो ये कम होना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी वो बढ़ती हुई नजर में आ रही है। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहाँ पे देखी। आफ्टर दैट ये रिपोर्ट और क्या कहती है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यूथ और एडल्ट, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे यूथ जो है वो पहले 2000 में सेल्फ एम्प्लॉयड होने की बात कर रहा था। ठीक है, धीरे 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 वो जो ट्रेंड है 2022 तक वो कम हो रहा है, वेयरएज वही ट्रेंड ऑफ बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड वो बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडल्ट। अब इसमें एक चीज नोटिस में लेके आने की जरूरत है कि साल 2000 से लेके 2022 तक जो ये डिफरेंशिएशन है 22 साल का है ना, तो जो यहाँ पे अभी यूथ होगा वो यहाँ जाके एडल्ट ही तो बन जाएगा 22 साल बाद, है ना। यूथ और एडल्ट की कोई ऐसे सिग्निफिकेंट हमारे पास डिस्टिंक्शन तो यहाँ पे नहीं दी गई है। तो एडल्ट जो है वो अब जो यूथ जो है वो एडल्ट बन गए हैं,
है ना। सो एज कंपेयर टू दैट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वही लोग जो पहले बिजनेस करते थे वो अभी तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही हैं। जो नए यूथ है या जो नए लोग हैं इतने ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं नज़र में आ रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। वेर एज इन साल 2022 में अगर आप देखेंगे कि 42 से बढ़ के 47 हो गया, है ना। यहाँ पे हमें रिवर्सल दिख रहा था, बट 2022 में 42 से 47% तक हम देख रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया है। ये मेनली हुआ है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन। ये ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रिपोर्ट ये चीज़ बोल रही है। आफ्टर दैट रेगुलर की जब हम बात कर रहे हैं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो कि आपको बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती है, ठीक है। कैजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो वहाँ पे इतनी स्टेबिलिटी इनकम को लेकर नहीं होती है। वहाँ पे भी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो ट्रेंड बढ़ रहा था 2019 तक, उसके बाद 2019 के बाद वो ट्रेंड जो है वो कम हो गया है। इसका मेजर रीज़न जो है यहाँ पे रिपोर्ट कह रही है कि जो बच्चे हैं वो अब रेगुलर इनकम वाली जॉब्स जिसमें मेनली हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें compete नहीं करना चाह रहे, ठीक है। वो ये रिपोर्ट कहती है। आफ्टर दैट जब हम कैजुअल की बात करते हैं यहाँ पे, तो कैजुअल सेक्टर में भी हम देखते हैं कि डिक्लाइन आता जा रहा है, राइट। वेराज एडल्ट की बात करें तो इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट स्टेबल, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में जब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसे लोग थे वो कोविड के टाइम पीरियड पे 2019 में अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ हमारे पास रेगुलर से कैजुअल में शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था या बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई थी, जिस वजह से कैजुअल हमारे पास जो है उसमें शिफ्ट हो गए लोग, राइट। तो क्योंकि अब जो रेगुलर काम है उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, मैक्सिमम गवर्नमेंट आती है, ठीक है। तो जो रेगुलर वाले प्राइवेट सेक्टर में थे जिनको ले ऑफ कर दिया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पैंडेमिक, अब वो कैजुअल में काम कर रहे हैं। दैट इज वाई ये रेज इन डेटा आप देख रहे हैं। ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट कहती है, ठीक है। आफ्टर दैट रिपोर्ट में एक चीज और लिखी गई है कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। अराउंड हाफ ऑफ द जॉब्स इन द फॉर्मल सेक्टर आर ऑफ द इनफॉर्मल नेचर। अब ये क्या है भाई कि जितनी भी हमारे पास फॉर्मल सेक्टर हैं बेसिकली उनकी टैक्सेशन जो है ना वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। वेरएज कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि इनफॉर्मल नेचर के होते हैं जिनके लिए व्यक्ति को टैक्स करना मुश्किल हो जाता है, उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगेगा वो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि फ्रीलांसर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब फ्रीलांसर ने कितना काम कहाँ कैसे किसके साथ किया वो चीज़ तो नहीं पता लगती ना, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर जो है यहाँ पे राइज में है व्हेन इट कम्स टू अ कंट्री लाइक इंडिया, ये सर्वे ने बताया हमें, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है एंड अनपेड फैमिली वर्क जो है वो भी बढ़ गया है, स्पेशली इन द केस ऑफ विमेन। कि विमेन मैंने आपको बताया है ना यहाँ पे कि 42 से 47% पे क्यों आ गया, क्योंकि मेनली कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे विमेन की है, ठीक है। एंड अनपेड फैमिली वर्क भी जो लड़की के लिए है, विमेन के लिए है, फैमिली वाली है, वो भी बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम नहीं भी कर रही है विमेन, या आप कह सकते हो जो घर का काम विमेन कर रही है उसको भी इंक्लूड किया गया है एज अनपेड वर्क, ठीक है। अनपेड लेबर की तरह उसको कंसिडर किया गया है इस सर्वे के अंदर। इसके अलावा रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, बेटर क्वालिटी जॉब्स देती है, क्योंकि रेगुलरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एसोसिएटेड विद सोशल सिक्योरिटी, जो अगर उसको हम कंपेयर करते हैं कैजुअल के साथ उसको लिंक किया जाता है रिलेटिवली पुअर क्वालिटी जॉब्स के साथ ड्यू टू इट्स इरेगुलर नेचर एंड लोअर डेली अर्निंग्स। तो यही ये रिपोर्ट भी बता रही है आपको। देन विमेन पार्टिसिपेशन, एक चीज़ तो हमने पहले देख ली कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो है विमेन होना चाह रही हैं, है ना, उसमें हमने डेटा में देखा कि इंक्रीज भी हुआ। बट उसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इंडिया को देखें तो एज कंपेयर टू द होल वर्ल्ड या तो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया की वर्किंग विमेन का अभी भी नंबर बहुत ज़्यादा कम है अगर हम एवरेज निकालते हैं ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज़ अगर हम देखें विमेन के साथ भी मेन के साथ भी यहाँ पे पैरिटी है विद रिस्पेक्ट टू द इनकम्स दे आर अर्निंग, कि मोस्टली जो वुमेन है अब काम करना प्रेफर नहीं कर रही हैं, जो काम करना प्रेफर कर रही हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड काम करना शुरू कर रही हैं, ठीक है। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में अभी भी अमंग द वर्ल्ड्स लोएस्ट है, ठीक है। कंसिडरेबल जेंडर गैप है, विमेन का जो वर्किंग यहाँ पे आप कह सकते हो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज 32.8% जो कि 2022 में था एंड वॉज 2.3 टाइम्स लोअर देन मेन जिनका पार्टिसिपेशन रेट 77.2% है। तो विमेन कम काम कर रही हैं अभी भी, ठीक है। एंड इंडिया का जो लो
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है एट्रीब्यूट करता है टू लो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट व्हेन इट कम्स टू वर्क विच वाज मच लोअर दैन द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 47.3%। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम एवरेज निकालें तो 47.3% ऑफ द वुमेन आर वर्किंग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर आप लगाएं कि यहाँ पे विमेन और मेन ऑलमोस्ट इक्वल ही कर रहे हैं काम, वर्ल्ड के एवरेज निकाल रहे हैं अगर हम, बट इंडिया के साथ अगर हम उसे कंपेयर करें जो कि 32.8% ही है, बहुत ज़्यादा कम है वर्ल्ड के कंपैरिजन में। बट व्हेन इट कम्स टू साउथ एशियन नेशंस तो इंडिया का जो रेट है अभी भी बेटर है, हायर है दैन द साउथ एशियन नेशंस ऑफ एन एवरेज कितना ज़्यादा रेज है ऑफ 24.8%। ठीक है, तो ये 24.8% जो है साउथ एशियन नेशंस के एवरेज है, उसके कंपैरिजन में इंडिया का जो रेट है ऑफ विमेन, वर्किंग विमेन बेसिकली, वो ज़्यादा है फिर भी, राइट। तो ये हमें रिपोर्ट ने बताया। तो अब हम जान लेते हैं और एडिशनल चीज़ें जो हमें बताई गई हैं, साथ साथ समरी भी बना लेते हैं। पहली चीज़ कि हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंडिया के अंदर अभी देखे जा रहे हैं, है ना, जिसमें मेजरली हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ऑफ द हायर सेकेंडरी नेचर या हायर सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसकी उन्हीं की वजह से ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि बढ़ रहा है। आफ्टर दैट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया जो है मोस्टली अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है एंड कैजुअल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है एज पर द डेट ऑफ दिस रिपोर्ट। एंड जो वेजेस है बेसिकली वो 2012 से 2022 के बीच में कंपैरेटिवली कम रही, ये रिपोर्ट हमें बताती है। जहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कैजुअल लेबर जो है उनका थोड़ा सा स्लाइटली अपवर्ड ट्रेंड आया है व्हेन इट कम्स टू वेजेस, बट बाकी अगर हम रियल एंड रेगुलर वर्कर की वेजेस की बात करें या तो वो स्टैग्नेंट रही हैं या हल्की सी डिक्लाइन में रही हैं आफ्टर 2019 या आफ्टर द पैंडेमिक अगर हम कहें। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि परचेजिंग पावर जो है वो भी कम की जा रही है लोगों की, है ना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी ये मेजर लिया जा सकता था। इसके अलावा पैराडॉक्सिकल चेंजेस, अब ये क्या है पैराडॉक्सिकल चेंजेस में अगर आप यहाँ पे अगर हम जाएं वापस से कि 2000 हमारे पास ये डेटा देखिए आप, दिस डेटा 2019 वाला डेटा। अब ये पैराडॉक्सिकल चेंजेस क्या कहता है, इस डेटा के कंपैरिजन में एज कम्पेयर टू 2012 जो हमारा 2019 वाला अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हमें टेक्निकली यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है ना। उसमें हमने देखा कि हमारे जो चाहे अब बच्चे हैं उसको ना कंसिडर करते हुए अगर हम ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट को यहाँ पे देखें वो कम हुआ था, राइट। एंड वो कम कौन से साल में हुआ, 2019 के अंदर। पैराडॉक्सिकल चेंजेस मतलब दो डिफरेंट चीजें एक साथ हो रही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ, अच्छी बात है, बट साथ के साथ ही हमारे पास क्या हो गया, पैंडेमिक आ गया। तो ये पैराडॉक्सिकल चेंजेस हैं, यानी कि कोविड के टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो कम हो गया, ठीक है। बट ये कोई खुश होने वाली बात यहाँ पे नहीं है, क्यों, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पे ले ऑफ किया गया था। तो इस वजह से अब क्या हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल काम है या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है उसमें ज्यादा रेज आया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, उसी से रिलेटेड है ना कि कैजुअल काम कर रहे हो या आप इनफॉर्मल सेक्टर में काम करना प्रेफर कर रहे हो, फ्रीलांसिंग करना प्रेफर कर रहे हो, एक तो आपका टैक्स भी बचेगा उससे ज़्यादा क्या होगा, आप अपनी शर्तों पे भी यहाँ पे काम कर सकते हो, ले ऑफ करने का तो कोई डर ही नहीं है, ठीक है। तो ये पैराडॉक्सिकल चेंजेस हैं। लेटर ऑन जब हम देखेंगे तो इकोनॉमी के लिए ये इतना सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये रिपोर्ट ने हमें बताया कि डेफिशिएंसी है इन द स्किल्स ऑफ द यूथ। यहाँ पे एक पॉइंट इस रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि ऐसी अराउंड 48 to 50% हमारे पास जनता है या जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जिनकी हम बात करें, उनके पास स्किल नहीं है, ना वो एक लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं, ना वो ईमेल के साथ यहाँ पर अटैच कर सकते हैं कोई भी अटैचमेंट, ठीक है। उनके पास इतना भी बेसिक स्किल लेवल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सरकार के लिए ये घंटी बजाता है कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे बात करें, ठीक है। इसके अलावा इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ नॉन फार्म सेक्टर्स। तो बेसिकली क्या है, इंडिया में हमारे पास बेसिक हम 3 सेक्टर लेते हैं, तो क्वार्टनरी सेक्टर भी आ गया हमारे पास। हम लेते हैं एग्रीकल्चर को हमारा प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर एंड उसके बाद हमारे पास सर्विस सेक्टर आता है। तो प्राइमरी सेक्टर पे एग्रीकल्चर पे था इंडिया, डायरेक्टली हमने जंप मार के सर्विसेज का हम मेजर एक्सपोर्टर बन गए हैं। बट व्हेन इट कम्स टू दिस सेकेंडरी सेक्टर, इसका डेवलपमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो है। अब
यहाँ पे सर्विस सेक्टर को तो हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है ना इंडिया की तरफ से कि हम एक्सपोर्ट करें। इंडिया की को अब यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है इन द वर्ल्ड कि डिमांड हो उसी हिसाब से, है ना। अब उसको फुलफिल करने के लिए इंडिया का मेजर सोर्स क्या है इनकम का, दैट इज द सर्विस सेक्टर। बट हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एग्रीकल्चर वाले जो लोग हैं, जो लेबर फोर्स है, वो नहीं डिराइव कर पाए। एग्रीकल्चर में मेजरली अगर हम देखें 60% पॉपुलेशन अगर हम मान के चले कि काम भी कर रही है, उतना आउटकम नहीं है हमारे पास। वेरा सर्विस सेक्टर में लोग काम कम कर रहे हैं बट उनका आउटकम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अब काम क्या करना है हमें कि हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने की बात करनी है। तो उस वजह से हमें अब एग्रीकल्चर वाले जो लोग हैं, यानी कि फार्मिंग से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ने की भी ज़रूरत है। वो काम धीरे धीरे हो रहा था, बट अगर आप एक चीज नोटिस करें यहाँ पे 2019 में पैंडेमिक के टाइम पे, 2019-20 में पैंडेमिक के टाइम पे जिनको अब माइग्रेशन वाले जो वर्कर्स है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई, यहाँ पे काम नहीं था, है ना। तो अब घर जाके वो लोग वापस खेती करने चले गए, ठीक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है इनिशियली बढ़ रही थी फार्मिंग एक्टिविटीज़ से, बट पैंडेमिक की वजह से वो जो रोल है वो रिवर्स हो गया। तो बेसिकली ये रिपोर्ट आपको ये बताती है। सो दैट इज द मेजर थिंग कि ओवरऑल ये चीज़ बताई जा रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आने वाले टाइम में, जॉब क्रिएशन उस हिसाब से नहीं है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने का एक कारण भी यही है कि हमारे पास उतना स्किल सेट अवेलेबल नहीं है, राइट। तो मेजर ये चीज़ बताई गई है इस रिपोर्ट के द्वारा, ज़्यादा इसमें इतना कुछ और नहीं है। तो अब वे फॉरवर्ड भी इस रिपोर्ट ने हमें बताया कि प्रमोट करनी है जॉब क्रिएशन, ऑब्वियसली जॉब्स तो क्रिएट करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो जॉब भी क्रिएट करनी है। एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी को भी बढ़ाना है, यानी कि अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, अगर आप स्टूडेंट हो, आप देखेंगे कि कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट कर देती हैं, है ना, प्लेसमेंट करके चली जाती हैं। आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आपको 7 या 8 लाख का पैकेज दिया जाएगा, बट एक्चुअली में आपको 3 या 4 लाख का ही पैकेज एट द एंड दिया जाता है। या आप कह सकते हो कंपनी आपको जो है कह रही है कि हम आपकी प्लेसमेंट कर चुके, बाद में कंपनी जो है वो प्लेसमेंट देती ही नहीं है, ठीक है ना, दोबारा आपको ऑफर लेटर आता ही नहीं है। तो ये एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी के ऊपर यहाँ पे इंडिया को काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एड्रेस करना चाहिए लेबर मार्केट को, या इनइक्वालिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं, मेन एंड वुमेन वाली इनइक्वालिटी को यहाँ पर एड्रेस किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो सेम काम किया जा रहा है 2 व्यक्तियों के द्वारा, उसके लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो भी अभी तक यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। उसको यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बेसिक कम्युनिटी की तरह भी प्रोवाइड करने की कोशिश की जानी चाहिए। दो हमारे पास ये फंडामेंटल राइट भी है, बट एक्चुअली में हम देख रहे हैं नहीं हो रहा, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग द स्किल्स एंड एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज, ठीक है, कि एक्टिव मार्केट लेबर पॉलिसीज के लेबर को लेकर ऐसी पॉलिसीज लेकर आया जाए ताकि उनके मन में ये विश्वास हो कि हाँ, हमें जो हम काम कर रहे हैं वो हम सही स्किल सेट के साथ कर रहे हैं, इसके लिए हमारा फ्यूचर भी बेटर हो सकता है, ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। वही लेबर वाला व्यक्ति जो कंटिन्यूसली कितने सालों से, चाहे आप डेली वाला ही बात कर लो, कंटिन्यूसली कितने सालों से जो भी उनका रेट फिक्स है वही चल रहा है, ना वो बढ़ रहा है ना, तो क्या मोटिव रह जाएगा किसी के पास एक्स्ट्रा काम करने के लिए, वो स्किल सेट भी लेने के लिए, है ना। तो उसी स्किल सेट की यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की जानी चाहिए एंड विश्वास भी दिलाना चाहिए उन्हें। आफ्टर दैट ब्रिजिंग द नॉलेज डेफिसिट्स ऑन लेबर मार्केट पैटर्न एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यूथ की एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड नॉलेज जो डेफिसिट्स है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी कि मेल में अटैचमेंट लगानी नहीं आती है, ये सारी चीज़ें जो हैं या मार्केट पैटर्न्स के हिसाब से जो इमर्जिंग जॉब्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे सरकार जो है बच्चों को भी एनलाइटन करे, उन्हें भी बताए कि क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस को बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल भी करा सके। ये काम जो है वो किया जाना चाहिए। दैट इज़ वॉट द रिपोर्ट इज सेइंग टू यू, ठीक है, या ये रिपोर्ट ने ये चीज़ें हमें बताई हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी एंड अगर कोई भी इशू का कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताना। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।